3 questions are asked from the topic, that is excretory product and their elimination. So in this chapter, the topic we are going to discuss are human excretory system, urine formation, function of tubules, then mechanism of concentration of filtrate, regulation of kidney functions, and disorders of excretory system. So without any delay, let's begin. Please refer to the page number 291 of NCERT. यहाँ पर हम बच्चों ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम और इसमें बॉडी के अंदर किडनी की पोजीशन कहाँ पर होती है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें, जो की पॉइंट या इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है कि किडनी बॉडी में सिचुएटेड होती है, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिस वर्टिब्रा। लास्ट थोरेसिस वर्टिब्रा बच्चों ये वाली वर्टिब्रा है, इसको यहाँ पर मैं इस तरह से मार्क कर देता हूँ। ये लास्ट थोरेसिस वर्टिब्रा यानी कि 12th थोरेसिस वर्टिब्रा की बात की जा रही है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। टोटल 12 होती हैं थोरेसिस वर्टिब्रा, उसमें से सबसे आखिरी वाली 12th थोरेसिस वर्टिब्रा आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन यहाँ से कहाँ तक होती है किडनी, तो यहाँ देखें एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। 12th थोरेसिस वर्टिब्रा से किडनी स्टार्ट होती है और एंड हो जाती है थर्ड लंबर वर्टिब्रा पे। ये जो मैंने अभी मार्क लगाया ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड लंबर वर्टिब्रा को, यानी कि 12th थोरेसिस वर्टिब्रा के बाद फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा आई होगी, देन सेकेंड आई होगी और फिर आती है थर्ड लंबर वर्टिब्रा। तो यहाँ पर 12th थोरेसिस रीजन से लेकर थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में बच्चों हमें यहाँ किडनीज मिल जाती है। बॉडी में पीछे की तरफ होती है किडनी, बैक साइड पे हमारे एब्डोमिनल कैविटी की इनर वॉल पे अंदर की तरफ चिपकी हुई होती है। तो ये यहाँ पर इस डायग्राम में आप इजीली समझ सकते हैं। ये बैक पोर्शन ह्यूमन बॉडी का जो डायग्राम है बैक साइड से रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज राइट किडनी, दिस इज लेफ्ट किडनी, और ये जो स्पेस ग्रीन एरो से यहाँ डिनोट किया जा रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ kidney in the body which is between 12th to 12th thoracic vertebra and third lumbar vertebra. Refer to the page number 291 of NCERT. We are continuing the same topic, human excretory system. यहाँ पर इस लाइन में अगर आप देखें inner to the hilum, यानी कि हाइलम के अंदर की तरफ इज अ ब्रॉड फनल शेप। फनल शेप कैसा होता है उसके लिए आप बच्चों यहां पर देखें कि रीनल पेल्विस की बात की जा रही है। बेसिकली यहां पर हमें समझने में ये गलती हो जाती है कि हाइलम फनल शेप स्ट्रक्चर है, जबकि यहां साफ कहा जा रहा है कि इनर टू दी हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस। जो हाइलम के अंदर की तरफ एक खुला हुआ फनल शेप स्ट्रक्चर है वो है रीनल पेल्विस। फनल शेप स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहां पर बच्चों मैंने ये फनल शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज फनल शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम हिंदी में कुप्पी भी बोलते हैं, तेल भरने के लिए, या फिर आपने केमिस्ट्री लैब में यूज करी होगी, उसे कहा जाता है फनल शेप स्ट्रक्चर। तो यहां पर बच्चों हमने देखा हाइलम के अंदर की तरफ फनल शेप स्ट्रक्चर, दैट इज रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले मैं कैलिसेस की बात करता हूं, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, कैलिसेस। कैलिक्स कब कहेंगे और कैलिसिस कब कहेंगे, यहां पर पहले इसमें डिफरेंस समझते हैं। कैलिक्स वर्ड यूज किया जाता है, कैलिक्स वर्ड यूज किया जाता है सिंगुलर रिप्रेजेंटेशन पे। जब हम एक सिंगल कैलिक्स की बात कर रहे हैं तो हम कैलिक्स वर्ड यूज करेंगे, और जब हम बहुत सारे कैलिक्स इकट्ठे यानी कि प्लूरल में बात करेंगे तो कैलिसिस वर्ड यूज किया जाएगा। अब देखो यहां कहा गया है
कि रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलेसिस। तो रीनल पेल्विस, दिस इज रीनल पेल्विस, ये फनल शेप स्ट्रक्चर हमने ढूंढ लिया। ये हाइलम है बच्चों, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज हाइलम। हाइलम के अंदर की तरफ हमें ये रीनल पेल्विस यहां पर नजर आ रहा है, हाइलम के अंदर की तरफ, दिस इज रीनल पेल्विस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। अब रीनल पेल्विस में से प्रोजेक्शंस निकले, वो किस तरह से होंगे, आप इस बच्चों रेड डॉट को फॉलो करें। ये प्रोजेक्शंस, एक प्रोजेक्शंस इधर गया, इधर गया, इसी तरह से एक प्रोजेक्शन इधर गया, और यहां पर भी इस तरह से नीचे दो प्रोजेक्शंस हमें जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं इन्हें कैलेसिस कहा जा रहा है। कैलेसिस को भी हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर लिया है यहां पर। पहला है मेजर कैलेक्स और दूसरा है माइनर कैलेक्स। मेजर और माइनर कैलेक्स किस तरह से होते हैं, यहां इसको समझना बच्चों, कि ये जो आपको ग्रीन कलर से आउटलाइंड स्ट्रक्चर यहां पर जो विजिबल है, ग्रीन कलर से बच्चों यहां ध्यान दें, ये ग्रीन कलर से जो स्ट्रक्चर मैंने आउटलाइन कर रखा है और इसके अंदर यहां पर येलो कलर से इसको मैंने फिल कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। ये जो येलो कलर प्लस ग्रीन कलर की आउटलाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है यहां पर माइनर कैलेक्स को, छोटे वाले कैलेक्स को। और बच्चों जब ये छोटे वाले कैलेक्स मिल जाते हैं, जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आप ये देखो ये वाला, ये छोटे वाले कैलेक्स जितने भी हैं, जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो ये फ्यूज होके बनाते हैं मेजर कैलेक्स। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है जहां पर ये रेड डॉट आपको विजिबल है, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट मेजर कैलेक्स। और मेजर कैलेक्स आप देखो यहां पर, इस मेजर कैलेक्स में यहां पर हमें दो माइनर कैलेक्स ओपन होते दिख रहे हैं, ऐसे ही यहां पर भी हमें 2 से 3 माइनर कैलेक्स इस मेजर कैलेक्स में ओपन होते दिख रहे हैं। तो ये मेजर और माइनर कैलेक्स का डिफरेंस हमें क्रिस्टल क्लियर हो गया है। यहां बच्चों यही 3 वर्ड हमें बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, वो है हाइलम, देन रीनल पेल्विस एंड देन कैलेसिस। तो ये किडनी के क्रॉस सेक्शन वाले डायग्राम में यहां पर इजीली रिप्रेजेंटेड है। फनल शेप स्ट्रक्चर भी हमने देखा और समझा। हाइलम बेसिकली किडनी का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, यहीं से किडनी के अंदर बच्चों ब्लड वेसल्स और नर्व्स आती हैं, और यहीं से वेन्स और यूरेटर वापस बाहर भी किडनी से निकलते हैं। ठीक, तो ये था यहां पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेफर टू दी पेज नंबर 293 ऑफ NCERT, सेम पैराग्राफ। यहां पर इस लाइन में आप देखें, मेल्फिजियन कॉर्पसल्स कॉमा PCT एंड DCT of the nephron are situated in the cortical region। बच्चों किडनी के क्रॉस सेक्शन करने के बाद इसके बाहर वाले हिस्से को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स आप देखो इसमें ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा हिस्सा ये रीनल कॉर्टेक्स है, और इसके नीचे वाला पोर्शन कहलाता है रीनल मेडुला। ये रीनल मेडुला है, नीचे वाला पूरा पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है रीनल मेडुला को। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने एक नेफ्रॉन बना भी रखा है, हाईलाइट कर रखा है। सेम उसी नेफ्रॉन को हमने सिंपलर डायग्राम में समझने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ऊपर वाला हमारा भी हिस्सा कॉर्टेक्स है, नीचे वाला पोर्शन हमने भी यहाँ लेबल करा है मेडुला। तो मेल्फिजियन कॉर्पसल्स, PCT एंड DCT, ये तीनों नेफ्रॉन के जो पार्ट हैं ये कहाँ मिलते हैं, सिचुएटेड इन दी कॉर्टिकल रीजन। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि सबसे पहला है मेल्फिजियन कॉर्पसल्स, देन PCT एंड फाइनली DCT। इन तीनों पोर्शंस की बात की जा रही है। ये तीनों पोर्शंस हमें कॉर्टेक्स रीजन में मिलेंगे हमेशा, situated in the cortical region of kidney, whereas loop of Henle dips into medulla। सिर्फ लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन कहाँ डिप करता है, मेडुला में। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, लूप ऑफ हेनले को लाइट ग्रीन कलर से।
दिस पोर्शन इज टर्म्ड एज लूप ऑफ हेनले, और ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है बच्चों? मेड्यूला रीजन के अंदर। ये आप ध्यान रखें, इस डायग्राम पे और इस पॉइंट पे कई क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस बनते भी हैं। वहाँ पर वो पूछता है कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन मेडुला, या फिर एग्जामिनर इसको इस तरह से भी पूछ सकता है कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन। तो दोनों का ही आंसर लूप ऑफ हेनले जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। Malpighian corpuscles PCT and DCT are in cortex, whereas only loop of Henle part of nephron is present in medulla. Refer to page number 294 of NCERT. Paragraph urine formation. यहाँ पर हम बच्चों बहुत important point, ये की पॉइंट है, one such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus। इसी juxtaglomerular apparatus को शॉर्ट में हम JGA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये juxtaglomerular apparatus बनता कैसे है, यहाँ इसको समझते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है JGA apparatus, ये JGA is a special sensitive region formed by cellular modifications in the distal convoluted tubule and afferent arteriole at the location of their contact। इस लाइन में सबसे पहली बात की गई है कि जो JGA apparatus है वो बहुत ही स्पेशल, यानी कि स्पेशल सेंसिटिव रीजन है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है। देन ये बताया गया है कि ये बनता है सेल्स के मॉडिफिकेशन की वजह से। कहाँ की सेल मॉडिफाई होती हैं, तो इसमें ये भी बताया है दो जगह की सेल। पहली है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल यानी कि DCT की सेल मॉडिफाई होती है, और दूसरी है आफरेंट आर्टीरियोल की सेल। जहां पर DCT और आफरेंट आर्टीरियोल आपस में बिल्कुल पास आ जाते हैं, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो जाता है, सिर्फ वहीं की सेल्स मॉडिफाई होती है। ठीक, तो यहीं ये आगे लिखा है एट द लोकेशन ऑफ देयर कांटेक्ट। अब बच्चों डायग्राम में इस सेम लाइन को यहां एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये रीजन डिस्टल टिब्यूल का ये डायग्राम है। यहाँ पर डिस्टल टिब्यूल के डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि डिस्टल टिब्यूल का ये क्रॉस सेक्शन, यानी कि डिस्टल टिब्यूल को अगर हम काट दें तो हमें उसमें कुछ इस तरह से सेल्स नजर आती है। इस डिस्टल टिब्यूल के क्रॉस सेक्शन में आपको ऊपर की तरफ तो अलग सेल्स नजर आएंगी, जबकि नीचे की तरफ आपको डिफरेंट सेल नजर आ रही हैं। तो बच्चों यही सेल्यूलर मॉडिफिकेशन है। जो नीचे वाली सेल्स हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो ये आफरेंट आर्टीरियोल आ रहा है, ये आफरेंट आर्टीरियोल अंदर जाके ग्लोमेरुलस में कैपिलरी फॉर्म कर देता है। तो ये जो आफरेंट आर्टीरियोल है और ये DCT है, ये दोनों बच्चों इस जगह पे आपस में कांटेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों की सेल्स, आफरेंट आर्टीरियोल की सेल्स भी मॉडिफाई होगी और DCT की सेल्स भी मॉडिफाई हो जाएगी, यानी कि अपने नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है उससे कुछ अलग दिखना शुरू कर देगी। तो जो DCT की सेल्स मॉडिफाई होती हैं, ये जो DCT की सेल्स हैं, ये जो मॉडिफाई हुए हैं, इनको हम नाम देते हैं मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा के नाम से इनको कहा जाता है। इसी तरह से आफरेंट आर्टीरियोल की सेल्स जो मॉडिफाई हो गई हैं, उनको हम नाम देते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ये दोनों ही सेल्स आपको ध्यान रखनी है। मैक्यूला डेंसा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की सेल है, जबकि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ये बच्चों आफरेंट आर्टीरियोल की सेल है, जहां पर दोनों आपस में कांटेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
यहां पर आप देखें, अब बच्चों यहां से जो नेक्स्ट लाइन में आगे पढ़ूंगा ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमने देख लिया है कि JGA यानी कि एपरेटस के अंदर कौन कौन सी सेल आ रही हैं। यहाँ पर एक और सेल मिलती है बच्चों, जो ये छोटी छोटी ब्लैक सेल्स आपको दिख रही हैं, जिसको मैंने यहाँ लेबल करा है लेसी सेल्स, पोइकिसन सेल्स, या फिर इसको मेसेंजियल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये सेल्स भी सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले रीजन में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक, हमने इन तीनों को नंबर दे दिया है बच्चों, इन तीनों की हमने यहां नंबरिंग कर दी है 1, 2 एंड 3, और ये तीनों मिलकर 1, 2 एंड 3 तीनों मिलकर बनाती हैं JGA यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक, अब जो नेक्स्ट लाइन है उस पर ध्यान दें। A fall in GFR can activate the JG cells। JG cells कौन सी है बच्चों? JG cells हैं ये juxtaglomerular cells। J means juxta, G means glomerular cells। जब बच्चों GFR डिक्रीज करता है, GFR हम जानते हैं ये कैपिलरी से जो ब्लड फिल्टर होके, प्लाज्मा फिल्टर होके जो यहाँ बोमेंस कैप्सूल में पहुंच रहा है, और वो किस स्पीड से पहुंच रहा है, इसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम GFR से डिनोट कर रहे हैं। तो बच्चों जब ये फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, यानी कि इस प्लाज्मा के फिल्टर होने की स्पीड डिक्रीज हो जाती है, तब ये JG सेल्स एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, जाग जाती हैं ऐसा समझें, और ये एक्टिवेट होकर क्या करती हैं? सेल्स एक्टिवेटेड JG cells to release renin। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनिन रिलीज किया यहाँ। ये क्या करता है? विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR बैक टू नॉर्मल। अब यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है? बहुत ही इजी पॉइंट है ये कि JG सेल्स हमारी एक्टिवेट हो गई। JG सेल्स के एक्टिवेट होने की वजह से ये रिलीज करती हैं रेनिन, रिलीज रेनिन। और ये रेनिन कहाँ जाता है बच्चों? ये रेनिन ब्लड में चला जाता है। ये रेनिन ब्लड से होता हुआ फिर आगे एक मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से GFR जो कि डिक्रीज हो गया था, दोबारा बैक टू नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। वो जो मैकेनिज्म है वो है रास मैकेनिज्म। ठीक, रास मैकेनिज्म में हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाता है, और जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है GFR दोबारा से बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो यहां पर आप ये 1, 2, 3 वाला JGA एपरेटस ये भी याद रखें, और इसकी वजह से किस तरह से ब्लड प्रेशर और GFR को रिस्टोर किया जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेफर टू पेज नंबर 294 ऑफ NCERT, पैराग्राफ फंक्शंस ऑफ टिब्यूल। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसे शॉर्ट में PCT भी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें, नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। फर्स्ट लाइन में ये कहा गया है, PCT की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ये PCT रीजन है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और यहां पर PCT रीजन में न्यूट्रिएंट्स अप्रॉक्सीमेटली 100% रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। वर्ड रीअब्सॉर्ब इंपॉर्टेंट है। साथ में वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट को भी रीअब्सॉर्ब किया जाता है। कितने %?
70 to 80%। पीसीटी सेगमेंट में ये आपको पीसीटी से ये जितने भी एरो ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं ये सब रीएब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। पीएच और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम यहां पर पीसीटी करती है। किस तरह से? बाय selective secretion of hydrogen ions, ammonia and potassium ions into the filtrate, and by reabsorption, यहां सिर्फ एब्जॉर्प्शन लिखा है, and by reabsorption of bicarbonate from it। अब इसको हम यहां देखते हैं। पीसीटी बच्चों, पीसीटी रीजन में यहां पर बात की गई हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया, ये तीनों आपको यहां दिख रहे हैं, विजिबल है। ध्यान से देखो तो आप देख पाओगे कि ये जो एरोज यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये तीनों एरोज पीसीटी के अंदर जा रहे हैं, यानी कि ये तीनों यहां से सीक्रीट हो रहे हैं। इसी को हम कहते हैं सेलेक्टिव सीक्रीशन। जब भी कोई चीज टिब्यूल के अंदर आती है तो उसे सीक्रीशन टर्म दिया जाता है, और जब वो टिब्यूल से बाहर निकलकर दोबारा से ब्लड वेसल में जाती है तो हम उसे रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये तीनों यहां पर बच्चों, ये तीनों के तीनों एरोज पीसीटी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो ये सीक्रीशन कहलाएंगे, और ये यहां पर पीएच और आयन बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। साथ ही में, उसके साथ ही यहां पर आप देखें ये भी कहा गया था बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। तो बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन आप यहां देख सकते हैं कि यहां से बाइकार्बोनेट को, ये बाइकार्बोनेट है, ये सीधा यहां पर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहां पर हमने लाइन बाय लाइन विद डायग्राम यहां पर इन चीज़ों को देखा कि न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 100%, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80% रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। साथ ही में रीएब्जॉर्ब हो रहा है बाइकार्बोनेट, पर बाइकार्बोनेट पीएच और आयनिक बैलेंस में हेल्प कर रहा है। साथ ही में पीएच आयनिक बैलेंस को हेल्प करने में यहाँ पर सीक्रीशन की हेल्प से जो पीएच आयनिक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं उसमें हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम और अमोनिया का भी रोल होता है। प्लीज रेफर पेज नंबर 294 एनसीईआरटी, पैराग्राफ फंक्शंस ऑफ टिब्यूल। इसमें सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं हेनले लूप। लूप ऑफ हेनले ये वाला पोर्शन होता है जिसको मैं आपको डायग्राम में मार्क करके यहाँ तक बता रहा हूँ। दिस इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले डिसेंडिंग पार्ट के बारे में। द डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट impermeable to electrolytes. This concentrates the filtrate as it moves down. तो यहां पर बच्चों डिसेंडिंग लिम की बात की जा रही है। तो यहां आप देखें डायग्राम में, दिस इज डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम इस वजह से कहा गया है क्योंकि फिल्ट्रेट इसमें नीचे की तरफ फ्लो करता है, और जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ फ्लो करता है तो इट इज परमिएबल फॉर वाटर। वाटर के लिए परमिएबल होने का मतलब है कि इसमें से वाटर बाहर निकल कर आ सकता है। तो आप ये एरो देखें, ये एरो आपको बता रहा है कि इस ट्यूब्यूल के अंदर से वाटर बाहर निकल कर आ रहा है और वो फिर यहीं पर रह जाता है। इस जगह को बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम, यहीं पर वो वाटर रह जाता है। यहां पर यह भी कहा गया है बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स।
सिर्फ पानी ही यहाँ से बाहर आ पाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर बाहर नहीं आ पाते हैं। इस वजह से इस टिब्यूल के अंदर जो फ्लूइड नीचे की तरफ बह रहा है, जिसका फ्लो नीचे की तरफ है, वो धीरे धीरे कैसा होता जाता है, वो धीरे धीरे कंसंट्रेटेड होता जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट्स कंसंट्रेटेड। तो ये जो फिल्ट्रेट जैसे जैसे नीचे की तरफ यहाँ से मूव करता है, इसमें से पानी निकलता जाता है और इस वजह से ये और ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता जाता है। इसके बाद यहाँ पर आगे लाइन को कंटिन्यू करते हैं। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इसके असेंडिंग लिम्ब की। अभी तक डिसेंडिंग की बात कर रहे थे, अब इस असेंडिंग लिम्ब की मैं बात कर रहा हूं। एक बार दोबारा देखें, दिस इज असेंडिंग लिम्ब। यू टर्न लेने के बाद ये असेंडिंग लिम्ब स्टार्ट हो जाता है। असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल। इम्परमिएबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, जो कहा गया है कि इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज का मतलब परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां इसको देखते हैं बच्चों। असेंडिंग लिम्ब में आप देखो तो आपको यहां पर दिखेगा कि ये एरो बाहर की तरफ जा रहा है और इससे क्या निकल रहा है, NaCl यानी कि सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा रहा है। इसी तरह का एक एरो यहाँ भी हमें दिखता है और यहाँ से भी हमें NaCl यानी कि इलेक्ट्रोलाइट ही बाहर जाता दिख रहा है। और यहाँ पर इस लाइन में बताया भी है, अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली एंड पैसिवली। तो कहाँ एक्टिवली होता है और कहाँ पैसिवली होता है, इसको ढूंढते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि नीचे वाले रीजन में यहां पर ये जो NaCl है, यहां पर तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और ऊपर वाले इस रीजन में यहां NaCl का होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहां हमने इसको मार्क भी कर रखा है, दिस इज एक्टिव एंड दिस इज पैसिव। तो जब ये फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करता है तो इस सेगमेंट में तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है NaCl का अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जब ये थिक वाले सेगमेंट में आ जाता है NaCl, तब यहाँ से एक्टिवली मूव किया जाता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो यहाँ पर जो असेंडिंग लिम्ब है इसमें NaCl बाहर जा रहा है, तो NaCl के बाहर जाने की वजह से यहाँ पर बच्चों क्या होता है, ये जो फ्लूइड NaCl जो फिल्ट्रेट यहाँ इस टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट था बच्चों, ये डाइल्यूट हो जाता है। आप देखें, गेट्स डाइल्यूटेड। तो ये डाइल्यूटेड फ्लूइड या डाइल्यूटेड फिल्ट्रेट अब यहाँ पर हमें असेंडिंग लिम्ब में मिलना शुरू हो जाता है। इसके आगे लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की हम यहाँ देखते हैं। लास्ट लाइन में कहता है देयरफॉर, अब रिजल्ट की बात करता है कि इन सब की वजह से अब क्या हुआ, देयरफॉर एज कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पासेस अपवर्ड्स, जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें से NaCl निकलता जा रहा है बाहर, इट गेट्स डाइल्यूटेड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू मेडुलरी फ्लूइड, तो यहां पर NaCl इस फिल्ट्रेट से बाहर आ जाने की वजह से ये फिल्ट्रेट अब कैसा हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। जबकि डिसेंडिंग लिम्ब में कैसा हो रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेंडिंग लिम्ब में यहाँ पर ये कंसंट्रेट होता जा रहा था, पर यू टर्न लेने के बाद जब ये ऊपर जाना शुरू करता है तो ये दोबारा से डाइल्यूट हो जाता है। पेज नंबर 294 295 ऑफ NCERT,
paragraph is functions of the tubule, in which we are discussing distal convoluted tubule. Now, the key point in which this paragraph we are going to discuss is conditional reabsorption of sodium and water take place in this segment. In this segment का मतलब है कि distal convoluted tubule की यहाँ पर बात की जा रही, और distal convoluted tubule को यहाँ पर भी हम मार्क कर देते हैं कि this region of diagram represent distal convoluted tubule. तो ये जो लास्ट पोर्शन है इसको यहाँ आपको बताता हूँ. दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये वाला हिस्सा DCT को रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम में. हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं. यहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन वहां पर होगी तभी सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, और वो कंडीशन यहां पर होती है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन. कुछ हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से वहां पर सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है. वो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन एंड ADH, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन भी इसे बोलते हैं ADH. इन दोनों की प्रेजेंस या इन दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस की वजह से ही ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन DCT वाले हिस्से में होगा. इसके बाद DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate. अगेन रीएब्जॉर्प्शन. अब यहां पर रीएब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? यहां पर DCT वाले पोर्शन में अब रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है बाइकार्बोनेट का. दिस इज बाइकार्बोनेट और ये इसका रीएब्जॉर्प्शन यहां किया जा रहा है. तो हम बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन के बारे में, जब भी बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो ये बेसिकली pH बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वहां पर होता है. एंड साथ में क्या है? सेलेक्टिव सीक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड. देखिए वही बात, यहां पर किन किन चीजों का सेलेक्टिव सीक्रीशन किया जा रहा है. वर्ड सेलेक्टिव सीक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब सीक्रीशन की बात करते हैं तो यहां पर सेलेक्टिव सीक्रीशन किया जा रहा है पोटेशियम, अमोनिया एंड हाइड्रोजन आयंस का. आप एरो की हेल्प से भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एरो सारे के सारे यहां पर आप देखो DCT रीजन के अंदर जा रहे हैं. इसी वजह से कहलाते हैं सीक्रीशन. प्लीज रेफर पेज नंबर 295 ऑफ NCERT, पैराग्राफ फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल. और यहां पर इसमें हम कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहे हैं. कलेक्टिंग डक्ट इस डायग्राम में भी हम देखें कौन सा पोर्शन होता है. तो बेटा यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा नीचे वाला हिस्सा, ये पूरा पोर्शन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्टिंग डक्ट. और कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली बहुत सारी DCT आके जुड़ जाती हैं. आगे यहां देखते हैं. इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन हमें या की पॉइंट हमें समझना है, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन. दिस सेगमेंट allows passage of small amount of urea into the medullary interstitium to keep the osmolarity up. अब यहां आप देखें कि किस तरह से ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन यहां पर किया जाता है. यहां ये बेसिकली दो पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन से रिलेटेड. तो आप इस जगह पे देख सकते हो ये वाटर का यहां से रीएब्जॉर्प्शन दोबारा से ब्लड वेसल के अंदर हो जाता है. तो जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस समय बॉडी ये चाहेगी कि यूरिन में कम से कम वाटर एक्सक्रीट किया जाए.
तो वहाँ यूरिन में जितना भी वाटर होता है उसको बॉडी दोबारा से एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले आती है। ठीक, तो अब जब यूरिन में से आप वाटर निकाल लोगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब, निकाल लिया, फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन हमने देखा, आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, कारण क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो हॉट होता है और हमें लगातार प्यास लगती है और बॉडी के अंदर भी लगातार वाटर की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। तो इस वजह से गर्मियों में यूरिन से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विड्रॉ कर लिया जाता है, तो यूरिन कैसी हो जाती है, कंसंट्रेटेड। अगली लाइन, दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूरिया यहाँ से बाहर निकल के आ रहा है और ये यूरिया फिर बच्चों इंटरस्टिशियम में लौट जाता है। ये जो मेडुला वाला रीजन है, ये पूरा रीजन ये इंटरस्टिशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये इंटरस्टिशियम में क्यों लौट रहा है, इसका कारण है टू मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी इन इनर मेडुला। मेडुला के अंदर की तरफ बहुत हायर ऑस्मोलैरिटी हमको देखने को मिलती है। अंदर की तरफ मेडुला में हमें अप्रॉक्सीमेटली 1200 मिली ऑस्मोल्स तक ऑस्मोलैरिटी वहां पर मिलती है। तो इतनी हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिया हेल्पफुल होता है। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन है, इसमें बच्चों इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ आयन। जब ज़रूरत होती है पीएच यूरिन का और बॉडी फ्लूइड्स का मेंटेन करने की ब्लड के अंदर, तब ये H+ और K+ आयन को सेलेक्टिवली सीक्रेट भी करता है।